तो भैया टॉपिक है हिमालयन रेंजेस। इसके इर्द गिर्द भी सवाल जो बनेंगे वो भी करवाएंगे ही। अब देखो, जो मैंने देखा पीवाई क्यू करके, आरओ वाला नहीं देख पाया, समय नहीं था, सिर्फ पीसीएस वाला ही पेपर देख पाया सारा, 10 सालों 12 सालों का जो भी है। तो उसमें मुझे मिला कि देखो, पहला सवाल पूछता है, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आज देखा है कुछ लोगों का नॉट करेक्ट की वजह से गलत हुआ है, और कुछ लोगों को जानबूझ करके कुछ सवालों में मैंने बाउंसर डाले थे कि ताकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी उन लोगों की गलती हुई है। ऐसे मत करो, थोड़ा ठीक से पढ़ा करो क्वेश्चन। कौन सही नहीं है, जहां नहीं है या सत्य है या ट्रू है फॉल्स है, अंडर ऐसे गोला मार दिया करो एग्जाम में। ठीक, जितना गंदा कर सकते हो एग्जाम में पेपर उतना गंदा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल है, पहला स्टेटमेंट था वो कट गया, वैसे भी किसी काम का नहीं था। अकॉर्डिंग टू क्रैप्स द रेगुर सॉयल इज एसेंशियली अ मैच्योर सॉयल। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से परिपक्व मिट्टी होती है। 100 बार बता चुका हूं कि सक्की मत बनो। हाँ, कि अननेसेसरी शक जीवन में बुरा काम करता है। तो भाई, सकारात्मक स्टेटमेंट है। लॉजिकल गेसिंग का थीम अगर आप याद करो तो मैंने कहा था सकारात्मक स्टेटमेंट है, सीधी सीधी बात कह रहा है, रिलेटेड भी अगर है एक दूसरे के साथ, तो जनरली वो सही होते हैं। दिस इज पीवाईक्यू एंड द पेट एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल गेसिंग। तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, अगर कॉमन सेंस भी लगाओ तो रेगुर मिट्टी मतलब ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल मतलब वॉल्केनिज्म जब हुआ था, ज्वालामुखी जब हुई थी, उस समय ब्लैक सॉयल बना था। आपको पिछले वाले लेक्चर में मिट्टी के कुम्हार वाली वीडियो में बताया था कि किस तरह से ब्लैक सॉयल का फॉर्मेशन हुआ। तो ज्वालामुखी जब हुई थी डेक्कन के प्लेटू में, तो सोचो लाखों करोड़ों साल हो गए उसको, तो निश्चित तौर पर परिपक्व मिट्टी होगी। नई मिट्टी तो हिमालय से जो गाद आती है वो है, सीधे बालू कंकड़ को छान कर उसकी आत्मा को तराश कर, चीर कर, और गाद बहा के लाती है नदियाँ। तो ये परिपक्व है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। ऑफ कोर्स दे हैव फाइन पार्टिकल्स, एंड द टाइप ऑफ सॉइल वेयर दे हैव फाइन पार्टिकल्स, दे आर एबल टू होल्ड मोर वाटर कंपेरेटिवली, क्योंकि वो ट्रैप हो जाती है। बालू के पार्टिकल बड़े होते हैं तो बह जाता है उसके उसमें से, है ना। छोटे छोटे होंगे तो ट्रैप हो जाएंगी, मॉइस्चर, पानी ऐसे। तो ये भी सकारात्मक स्टेटमेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट, उस हिसाब से भी ये सही हो जाएगा। बट द थिंग इज, कैच इज, कि आपको थोड़ा पता भी होना चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, है ना। सिर्फ तुक्के से जीवन थोड़े चलता है। कह रहा है ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन हिमालयन रीजन। वैसे भी अगर कॉमन सेंस होता तो कहता है ये अलग बात चल रही, राम रमय यहाँ जुम्मन सगाई। मतलब ये एक तरफ कोरिलेशन, पॉजिटिव स्टेटमेंट, समथिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट इज ऑन गोइंग, एंड सडनली द लास्ट स्टेटमेंट इज अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो वैसे भी कर सकते थे, बट इसके बारे में कैच ये है, कह रहा है कि हिमालय क्षेत्र में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो कॉन्सेप्ट के लिए बता दूं, 2 प्रकार की प्लेट्स होती हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक हो गया ओसेनिक प्लेट, और दूसरा हो गया मित्रों कॉन्टिनेंटल प्लेट। बात ऐसी है, ओसेनिक जो प्लेट होती है, ओशियानिक जो प्लेट होती है, वो भारी होती है, बसाल्ट की बनी होती है, भारी होती है, वजनदार होती है। और भारी वजनदार होने की वजह से जो भी वजन वाली चीज होती है ना, नीचे धंस जाती है। आप ही देखो, अगर ऐसे मैं कुछ ऐसे करके दिखाऊं, तो ये देखो, ये है, ये मेरे पास, सॉरी, ऐसे रखा है, तो ये नीचे ही गिरेगा। मतलब जो हल्की चीज़ है ऊपर रहेगी, और जो वजन चीज़ है वो नीचे धंस जाएगी। तो ओसनिक प्लेट हमेशा नीचे की तरफ जो है सबडक्ट होती है, नीचे की तरफ धंसने को ही ज्योग्राफी में बोलते हैं सबडक्शन। तो सबडक्ट हो जाएगी। लेकिन जो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेटें होती हैं, कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय प्लेटें, वो प्लेटें बराबर डेंसिटी की होती हैं, बराबर वजन की होती हैं। तो आप पंजा लड़ाओगे, वजन वाला आदमी झुका देगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, ग्रेविटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर दोनों बराबरी के रहेंगे तो कोई किसी को गिरा नहीं पाएगा, ऐसे बचे रहेंगे। तो जो हिमालय बना है, वो हिमालय किसी कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक प्लेट से नहीं बना है, यानी महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों से नहीं बना है, बल्कि वो बना है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट से, महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट से। और अगर दूसरी फोटो में दिखाऊं तो मैं समझाने के लिए, तो ये है ओशियानिक प्लेट, ये क्या है, ओशियानिक प्लेट, ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट।
और ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है ये हल्की है तो ऊपर रह जाएगी, ओसेनिक प्लेट भारी है तो नीचे सबडक्ट हो जाएगी, और जब ये सबडक्ट हो जाएगी नीचे की तरफ चली जाएगी तो इसमें से जो अंदर धरती के कोख में जो कुछ भी है, लावा, मैग्मा, रॉक, जो कुछ भी है वो सब ऊपर की तरफ बड़ी तेजी के साथ फैलेगा और वो सब ज्वालामुखी का रूप ले लेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है तो कोई किसी को झुका नहीं पाएगा और ये ऊपर की तरफ उत्थान होगा इसका और बनेंगे पहाड़, पर्वत, हिमालय, आएंगे भूकंप तेजी के साथ। कुछ कुछ जगहों पे ज्वालामुखी के साथ देखा गया है, मुझे उसका एग्जैक्ट नहीं है कि रूल आउट कर दूं, बट जनरली ऐसे ही होता है कि ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स या ओशियानिक और ओशियानिक प्लेट्स जब टकराएंगी तो ज्वालामुखी होगा। लेकिन महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट जब टकराएंगी तो दोनों में से बराबर वजन के हैं, कोई भारी या कोई हल्की नहीं है। इसकी वजह से वहां पे क्या होगा, भूकंप आएंगे, दरारें पड़ेंगी, घाटियां बनेंगी, पर्वत बनेंगे, हिमालय बनेगा बजाय कि ज्वालामुखी आने के। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तब जब यहाँ पे वॉल्केनिज्म हो ही नहीं रहा है, ज्वालामुखी हो ही नहीं रही है, तो कॉमन सेंस तुम लगा सकते थे कि भाई डेक्कन के प्लेटों में वॉल्केनो आया था इसलिए काली मिट्टी वहां पे है। यहाँ पे वॉल्केनिज्म हुआ ही नहीं तो काली मिट्टी कैसे हिमालय में आ जाएगा। तो दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज द आंसर। होप यू गॉट इट। ये समझाने के लिए बना दिया था तुमको। अब देखो अगला सवाल पूछ रहा है, ये सवाल की समझ रहेगी तो थोड़ा सा एग्जाम में तुम्हारा दिमाग चलेगा, जस्ट उसके लिए, अदरवाइज तो सवाल कुछ भी नया बन सकता है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील, अब व्हाट द हेल विद पेपर सेटर ट्रांसलेटर कि अ, उत्तर प्रदेश के पेपर में हॉट स्पॉट को उत्तेजनशील बता रहा है। इससे शर्म की बात है क्या, मर जाना चाहिए डूब के। तो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट एक कॉन्सेप्ट है, उसको ऐसे इन्वायरमेंट की थ्योरी में है, अभी एक लेक्चर जो आएगा उसमें मैं कवर कर लूँगा। हॉट स्पॉट ऐसे जोन होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा फ्लोरा फौना पाए जाते हैं, रिच होता है इकोसिस्टम वो। तो जैसे भारत में कहा जाता है कि ईस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न घाट है, अ, ये सब सुंडरलैंड के आसपास का एरिया है, ये सब कहा जाता है। तो 3-4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है भारत में। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि उसका कुछ 75% हिस्सा नष्ट हो गया होना चाहिए, उसका वो एंडेमिक जो है स्पीसीज होनी चाहिए, ये सब क्राइटेरिया हैं। मैं हंस रहा था एक दिन कि भाई 75% नष्ट हो गया है तुम उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मानोगे, कुछ भी बकवास चल रहा है ना। तो बट है तो है, क्या करोगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से हॉटस्पॉट स्थल माने जाते हैं। अब कह रहा है कि ईस्टर्न हिमालय, और क्या है ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न हिमालय। मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा सवाल ऐसा फैक्चुअल है कि आपको पता होगा कॉन्सेप्ट तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा बुद्धि लग सकती थी। बुद्धि कैसे लग सकती थी, मैंने कहा था कि दो अपोजिट चीज़ें अगर हों तो एक साथ कभी हो नहीं सकती, पर उनमें से कोई एक होगा। अब यहाँ पे देखो मित्रों, पूर्वी हिमालय है और यहाँ पश्चिमी हिमालय है, ऑफकोर्स ये दोनों भी ऐसे ही हैं। तो इनमें से कोई एक होगा, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते, तो 1 और 4 एक साथ नहीं हो सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इनमें से कोई एक निश्चित तौर पे होगा। ऐसे 2 और 3 है, 2 और 3 एक साथ नहीं हो सकते, पर इनमें से कोई पक्का होगा। ठीक है, अब देखो 1 2 1 3 2 4 2 3, ठीक, उसने पेयर भी ऐसे ही मिलाया। ठीक, तो उस हिसाब से देखा जाए अगर, तो वैसे भी अगर मैं होता, इसमें मुझे नहीं आता होता, तो मैं सोचता आजू बाजू वाले को काहे को मिलाएंगे, दोनों पूर्वी पूर्वी कर दिया, नहीं मिलाएंगे, जनरली इसमें से एक ले लेंगे, इस पेयर में से कोई एक ले लेंगे और इस पेयर में से। बट ऐसा कॉन्सेप्ट गलत भी हो सकता है, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो, फिर उसके बाद तुम कर पाओगे। तो समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये फोटो मैंने निकाला है, भारत में जो हिमालयन रीजन है, ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालयन जो रीजन है, ये ईस्टर्न हिमालयन का हिस्सा है। ये जितना भी येलो वाला पैच दिख रहा है ना, इधर पूरा है ईस्टर्न हिमालय है। और इसी में दुनिया की सबसे ज़्यादा एंडेमिक स्पीसीज और बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फौना पाई जाती है, बहुत वेजिटेशन होता है। आप देखोगे कि जो वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट के जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो कंजर्व एरियाज हैं, या भूटान का जो अपना टाइगर रिजर्व है, वो कौन सा है, जो वेस्ट बंगाल वाला है जिसको रिजर्व अब डिक्लेयर किया था टाइगर रिजर्व लेटेस्ट, वो भी इसी में है। तो
नाम याद है वेस्ट बंगाल वाला जो भूटान में भी मैच होता है? कौन सा टाइगर रिजर्व है वो? नहीं पता? तो ये भूटान, इंडिया, नेपाल का जो हिस्सा कन्वर्ज करता है, ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा फ्लोरा फाउना में बहुत रिच है, बहुत ही ज़्यादा रिच है। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार का हिस्सा यहाँ पे, और ये सब नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ये तो तय हो गया है कि ये ईस्टर्न हिमालय का हिस्सा बहुत ज़्यादा क्या है, बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रीन लैसेस किस तरीके से खेती भी होती है। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये वेस्टर्न हिमालय है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पाइन्स हैं, अल्पाइन है, चीड़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फोना नहीं दिख रहा है। क्या कारण हो सकता है? म्यूट कर लीजिए, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, जो भी मित्र हैं। सर बक्सा टाइगर रिजर्व। बुक्सा, यस यस, BUX है बक्सा। सुना है उसमें टाइगर ही नहीं है। तो ये वेस्टर्न हिमालय हो गया, ये ईस्टर्न हिमालय हो गया। दोनों में अंतर क्या है वो देख लो थोड़ा सा, कि अगली बार अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले। ये पढ़ाने का मकसद ये है, मैंने कहा था PYQ के सहारे संपूर्ण जीएस, तो उसका मकसद ये है कि जिस भी टॉपिक पे उसने सवाल पूछा है, उस टॉपिक को आपको ठीक से करना है। क्यों? क्योंकि उसका बाइबल गीता तो वही होगा, उसका प्रस्थान बिंदु तो PYQ होगा। तो एक बार उसने ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालय में कंफ्यूज कराया, तो हो सकता है फिर से कंपेयर करवा ले, कुछ भी करवा सकता है वो। तो मेरे मेरे टारगेट और मेरे आकर्षण या मेरे जो कंपाइलेशन का केंद्र बिंदु है वो है PYQ। अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर भी बनाता तो क्वेश्चन यहीं से बनाता। ऐसे थोड़े है कि मैं पूरे किताब से लेक्चर बना दूँ और क्वेश्चन ना आए, वैसे नहीं होता है। तो वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न हिमालय में अंतर ये है कि जो वेस्टर्न हिमालय है वहाँ पे ऐसे ध्यान रखो, कैसे ध्यान रखो, वेस्टर्न मतलब वेस्ट, वेस्टर्न मतलब क्या हो रहा है, वेस्टर्न मतलब वेस्ट, मतलब कुछ नहीं, बर्बाद है। और ईस्टर्न मतलब ऐसे बिल्कुल ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप का है ना, बहुत 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 माला माल है, ऐसा इस टाइप का कुछ याद रखो। तो जो यहाँ पे वेस्टर्न हिमालय है, यहाँ पे बारिश कम होती है, यानी कि ईस्ट की तुलना में यहाँ पे बारिश कम होती है। तो पहला ही पॉइंट ही क्लियर कर दे रहा है कि भाई बारिश कम हो रही है तो वेजिटेशन कम होगा, थोड़ी सी रिचनेस कम होगी, तमाम चीज़ें तो बारिश की वजह से ही होती हैं। तो पहला पॉइंट ही क्लियर कर दे रहा है कि वेस्टर्न वेस्ट इलाका है, वहाँ पे बारिश कम होती है और वहाँ पे वेजिटेशन भी कम है, और वेजिटेशन कम है तो फौना भी कम होगा। ईस्टर्न हिमालय में खूब ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है, नॉर्थ ईस्ट में देखो ना जम के बरसात होती है। और इसी वजह से यहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ऐसे झाड़ झंखाड़ स्क्रब अल्पाइन ये सब चीड़ इस टाइप के होते हैं। जबकि ईस्टर्न हिमालय में देख रहे हो ये है जबरदस्त हरियाली। ऑफ कोर्स बारिश कम होगी, वेजिटेशन कम होगा तो बायोडाइवर्सिटी भी कम होगी। ऐसे थोड़ा है कि घास के मैदान में तुमको अमेजन की फॉरेस्ट जैसी बायोडाइवर्सिटी दिखेगी, कॉमन सेंस से नहीं होगा। और बाकी तो समझ ही सकते हो, एंडेमिज्म कम होगा। एंडेमिज्म मतलब वहाँ के स्थानीय जो जीव जंतु हैं वो, जब जंगल ही नहीं बचेगा। एक क्वेश्चन UPSC ने पूछा था कि किसी भी इकोसिस्टम के सर्वाइव करने के लिए, फ्लोरा फोना के सर्वाइव करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो किसी ने उसमें ऑप्शन में, प्लीज़ म्यूट रखिए, ऑप्शन में किसी ने डाला था कि बहुत ज़्यादा जो की स्टोन स्पीसीज हैं वो, या किसी ने कुछ, अंतिम ऑप्शन था हैबिटाट। तो हैबिटाट यानी कि जो पर्यावास है, यानी कि रहने का जो स्थान है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आपका घर सबसे महत्वपूर्ण है, अभी आपको बेघर कर दिया जाए तो आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, है ना। तुम गरीब रहोगे फिर भी अपने घर में आके सो तो सकते हो, इसलिए हैबिटाट सबसे महत्वपूर्ण है। जब यहाँ पे जंगल ही नहीं, हैबिटाट ही नहीं है, तो वहाँ पे जीव जंतु क्या करेंगे भाई, है ना। UPSC थोड़े देंगे वहाँ पे आके। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ईस्टर्न वाला इलाका, ये भी है। तो सवाल का जवाब मिल गया होगा कि ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ऐसे ही वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट कुछ ऐसे है। अब लंबी चेन श्रृंखला है, गुजरात राजस्थान से शुरू होकर के तमिलनाडु उधर केरला तक जाती है, नीलगिरी तक। तो अब इसकी ऊंचाई इधर वेस्टर्न घाट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाती है ईस्टर्न घाट की तुलना में। तो मैं चूँकि वेस्टर्न घाट में ही रहता हूँ और बहुत बारिश जम के होती है और बहुत मज़ा आता है एक्चुअली। तो मतलब आई एम एन्जॉइंग फॉर कपल ऑफ ईयर्स। तो बहुत ऐसे शानदार एरिया है। तो यहाँ पे तो ऐसे-ऐसे शानदार हिल स्टेशन है, मैं तो अब रिकॉर्डिंग में जा रही है, अगर इसको मैं बंद करके थोड़ी तो बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से सहज ही जंगल उसको आकर्षित करते हैं। हम सबके भीतर एक जंगल है और इस बात को हमें
महसूस होता रहता है गाहे बगाहे। तो ये जो ईस्टर्न हिमालय है वो हो गया और वेस्टर्न घाट है वो हो गया, ठीक है। इसलिए ये दोनों आंसर हो जाएंगे 1 एंड 3। अब फिर कहता है द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया इज। तो अब ये सवाल इसने पूछा एक बार, और सेम सवाल देखो यहाँ पे वेस्टर्न घाट आंसर में इंक्लूड था ना, वेस्टर्न घाट इंक्लूड था। अब देखो यहाँ पे वेस्टर्न घाट को ऑप्शन बना के दे दिया। मैं बार बार कहता हूँ, और ये बात जब 2-4 बार फेल हो जाओगे तो समझ में आता है लोगों को कि भाई पीवाईक्यू रटना नहीं है कि आपने एक दुर्घटना चक्र उठाया और पीवाईक्यू रट लिया। पीवाईक्यू शोध बिंदु है, उसके चारों तरफ पेरीफेरल में आपको पढ़ाई करनी है, ये होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर मैं पढ़ता तो इसको ईस्टर्न हिमालय के बारे में ठीक से पढ़ता, वेस्टर्न हिमालय के बारे में ठीक से पढ़ता, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट के बारे में ठीक पढ़ता। अब मुझे जब पता चल जाता कि वेस्टर्न घाट एक हॉट स्पॉट एरिया है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, ये मुझे समझ में आ जाता, तो फिर अगली बार जब सवाल पूछता कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो इमीडिएटली मैं कहता अरे भाई मैदान में कौन सा जैव विविधता है, वहाँ पे तो गेहूँ और चावल होता है खाली, भाड़ में जाए भगाओ पहले। सेंट्रल इंडिया में पूरा गेहूं का कटोरा है, मध्य प्रदेश क्या करेंगे वहाँ पे। अब बच्चा ट्रांस हिमालय और वेस्टर्न घाट, सबको पता है ट्रांस हिमालय इतना ऊंचा है कि वहाँ पे क्या ही पेड़ पौधे उगेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि मेरे पैरों के तले दूब न जमे। तो ये ट्रांस हिमालय कुछ वैसा ही है। तो बचा वेस्टर्न घाट, मध्यम मार्ग जीवन होना चाहिए, वहीं हॉट स्पॉट होता है, ठीक है ना, आंसर हो जाता। ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो, अभी कर लेना यार, नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी, बच्चों का सवाल है, अभी इसको क्या पढ़ा है। हाँ अब देखो, और इस तरीके से उसने सवाल पूछा, ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ टू साउथ लगवा रहा है, कौन से स्टेट में है। इसमें मैंने इसको लॉजिकल गेसिंग से कराया था कि मैं अश्लील व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही मैं रेसिस्ट हूँ। उसके बावजूद भी चिन्ह अगर मैं देखता तो मैं इस शब्द से, नॉमनक्लेचर से मैं अंदाज़ा लगाता कि चिन्ह है, तो इस तरीके के शब्द दिल्ली में कुछ खास स्टेट से आए हुए लोगों को गाली देने के लिए प्रयोग किया जाता, तो मैं इमीडिएटली इसको मार के यहाँ से कर देता, ठीक है। और जैसे इसको करता आंसर नीचे आ जाता आपका, ठीक। अब ये घरो खासी जयंतिया को कह रहा है कि भाई वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाओ। तो मैंने सोचा कि अब पढ़ाने का वक्त आ गया है, वो डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट से अगले 15 मिनट में आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। लेट्स बिगिन। ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा, क्यों, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से काम किया है, एक बार देख लेना, गो थ्रू हो लेना, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ इस डॉक्यूमेंट से आप परिचित होंगे, नहीं होंगे तो देख लो। परिचित हो ना, तैयार हो जाओ। देखो सवाल कहाँ से बनेंगे, सवाल बनेंगे कि भाई नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट लगाना है पहाड़ियों को, नदियों को, घाटियों को, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक। तो अब देखते हैं, जो सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है वो ये है, यहां देखो, काराकोरम नाम सुना होगा, लद्दाख श्रेणी नाम सुना होगा। अंग्रेजी माध्यम की जनता ध्यान दे, इतनी भी कठिन हिंदी नहीं है, तो तनाव मत लो, है ना। जास्कर नाम सुना होगा। इनको नॉर्थ से साउथ लगवाएगा, लगवा सकता है, कहीं ना कहीं काम आ सकता है। तो ये तरीका है इसका। कल जाएंगे पीडीएफ लेने, तुम पीडीएफ कलेक्टर, मटेरियल कलेक्टर हो तो तुम पीडीएफ की जगह पीडीएफ समझो, पीडीएफ है ऐसा, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो कल जाएंगे, सबसे पहले काराकोरम है सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या है, काराकोरम। फिर क्या है, लद्दाख। फिर क्या है यहाँ पे, जास्कर। फिर क्या है यहाँ पे, पीर पंजाल। फिर क्या है, धौलाधर। फिर क्या है, शिवालिक। और तुमको पता होना चाहिए कि जो टनल वगैरह बन रहे हैं, अटल टनल वगैरह, वो कहाँ पे है, शायद इसी में है, ठीक है ना, यहीं कहीं होगा। तो ध्यान रखना कि ये जो श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो हिमालयन सीरीज है, इनमें नॉर्थ से साउथ सवाल बनने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो ये वाला ट्रिक ध्यान रखना, कल जाएंगे पीडीएस लेने। काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीडीएस, पीर पंजाल है, धौलाधर है और शिवालिक। एक नंबर आपका यहीं से पक्का हो जाएगा, कहीं भी आएगा एलिमिनेट कर लोगे, ठीक। अब देखो इधर मैप, यहां तक बता दिया था, ये हो गया। अब अक्सर सवाल पूछ लेता है कि उनकी जो ऊंचाई है, उनकी जो एल्टीट्यूड है, उस एल्टीट्यूड के घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लगाओ। तो माउंट एवरेस्ट तो सबको पता होता है, पर उसके बाद कन्फ्यूजन अच्छा खासा बढ़ता है, ठीक ठाक कन्फ्यूजन होता है।
दूसरा, इन सीरीज को, इन पर्वत श्रेणियों को ऐसे कुछ वेस्ट से ईस्ट भी लगवा लेता है। तो वेस्ट से ईस्ट देख लो और फिर ऊंचाई तुम देख लेना। सबसे ज़्यादा इसमें अगर ऊंचाई देखी जाए तो किसकी है? माउंट एवरेस्ट की है, नंबर 1। उसके बाद सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन है? कंचनजंगा है। और कंचनजंगा जो है, केटू गाडविन ऑस्टिन जो है, केटू गाडविन ऑस्टिन तो यहाँ पे है, गाडविन ऑस्टिन, तो ये हमारे भारत में है नहीं। ये पाकिस्तान के पास है अभी फिलहाल के लिए, काराकोरम रेंज में है। तो अगर इसको छोड़ दिया जाए, चूंकि हमारे पास है नहीं, अगर ओवरऑल आएगा तो केटू गाडविन ऑस्टिन हो जाएगा। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया जाए, जो भारत के कब्जे में जो भी कुछ है, भारत के पास जो कुछ भी है, उसमें अगर पूछा जाए तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी फिर मानी जाती है। 8598 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट भी अपने पास नहीं है, गाडविन ऑस्टिन भी अपने पास नहीं है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कंचनजंगा। और कंचनजंगा के बारे में बता दूं कि भारत में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किए गए, उनमें से कुछ नेचुरल हैं और कुछ मिक्स। तो जो मिक्स हेरिटेज साइट है वो सिर्फ एक है भारत में, और वो है कंचनजंगा। ठीक है ना? तो बायोस्फीयर रिजर्व भी संभवता है। तो वो मिक्स हेरिटेज साइट का एकमात्र उदाहरण है भारत में, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। तो ध्यान रखना इस बात का। अब ये तो हो गया। अब अगर वेस्ट से ईस्ट लगाने के लिए कहे तो ऐसे ध्यान दे देना, कोई निमोनिक वगैरह बनाना हो तो बना लेना। अगर हाइट की बात करें तो नंबर 1 पे कंचनजंगा आ जाएगा जो भारत में है। उसके बाद आ जाएगा धौलागिरी शायद, फिर आ जाएगा अन्नपूर्णा, और उसके बाद नंदा देवी वगैरह। तो इस तरीके से कर लेना। ठीक। एक सवाल जो उसने पूछा था, जो मैंने आपको भी बताया, कि ये लगवाने के लिए वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ देखो गारो खासी जयंतिया को वेस्ट टू ईस्ट लगाने के लिए बोला था। अब अगर आपने ये देखा होता डॉक्यूमेंट, चूंकि गारो खासी जयंती एक महत्वपूर्ण सीरीज है, तो गारो यहाँ पे है, उसके बाद खासी, और उसके बाद जयंतिया। तो गारो खासी जयंतिया एक साथ हम पढ़ते हैं, तो एक साथ ही पढ़ने का, और बस खाली वेस्ट टू ईस्ट ध्यान रखने का। एक साथ आप पढ़ रहे हो और वेस्ट टू ईस्ट उसको देख रहे हो अपनी कल्पना में। ठीक। तो ऐसा कर लेना। ठीक। तो आंसर क्या हो जाता है इसमें? आंसर हो जाता है गारो, उसके बाद खासी, उसके बाद जयंती। आंसर हो जाता सी। ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या बनेगा। अगला सवाल बनेगा नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए। क्या नॉर्थ टू साउथ लगाने के लिए? ये जो पहाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट की, ये अराकान पहाड़ी है, म्यांमार में है एक्चुअली। और अराकान पहाड़ी के आसपास ही, इसी अराकान योमा जो पहाड़ी है, उसी के आसपास ही एक रेस रहती है, कम्युनिटी रहती है, जिसको बोलते हैं ये क्या था, रोहिंग्या। तो ये रोहिंग्या यहाँ पे रहती थी, लेकिन इनको वहाँ कम्युनल टेंशन होने की वजह से इनको वाइप आउट किया गया, और ये भाग करके अब फिलहाल के लिए कोक्स बाजार वगैरह का जो एरिया है बांग्लादेश में, वहाँ पे रह रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक। तो यहीं से भागे थे वो। राइट। नॉर्थ टू साउथ अगर लगाना हो तो पटकाईबुम है, नगा पहाड़ी है, और लुसाई हिल है। तो ऐसे भी कर सकते हो, PNL। ठीक। PNL ध्यान रखने का। ये मैं कह रहा हूँ जो निमोनिक, परेशान मत रहो। ये जब एग्जाम में सवाल बनेगा ना, ये सब आवाज़ मेरी गूंजेगी। अगर आप 2 की स्पीड में भी देख लोगे तो PNL ध्यान आ जाएगा। कल जाएंगे PDS लेने, ध्यान आ जाएगा। ये कंचनजंगा की कहानी ध्यान आ जाएगी। तनाव मत लो, इट्स ऑल अबाउट रिकॉग्निशन, नॉट रिकॉलिंग। तो वी विल कम टू नो वंस यू सी द ऑप्शन। सामने ही सब कुछ होता है, दुश्मन सामने है गोली चला देने का। लेकिन वो तब कर पाओगे तुम कॉन्फिडेंट रहोगे। ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। एक सवाल और पूछा है, बार बार पूछता है, कि जो नर्मदा है वो कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है। ये नर्मदा है मित्रों, ये बह रही है भ्रंश घाटी में। इसके नीचे है सतपुड़ा, बूढ़ा सतपुड़ा लगा कहने, और उसके ऊपर है विंध्याचल। तो नर्मदा किसके किसके बीच में है? सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में। ठीक है। तापी भी। ठीक है। ये उल्टा बहती हैं एक्चुअली। तो ये हो गया। और कहाँ से सवाल बन सकता है? और देख लेना एक बार, नदियों को अगर लगवाने के लिए बोले, वैसे मैं पहाड़ पढ़ा रहा हूँ, नदी वाले सेक्शन में नदी पढ़ाऊंगा, फिर भी कोई बुराई थोड़ी है देखने में। अगर भारत के हिस्से में क्या आया? RBS। पाकिस्तान के हिस्से में आया ICJ, इंडस, चेनाब, झेलम, राबी, ब्यास, सतलज।
ये तो है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 का जो सिंधु नदी समझौता हुआ उसके तहत क्या क्या हुआ। लेकिन अगर ये पूछ ले कि ऊपर से नीचे यानी कि नॉर्थ टू साउथ इनको लगाने के लिए कहे तो क्या करोगे? तो सबसे पहले इंडस है यानी कि सिंधु, फिर झेलम है और फिर चिनाब है। तो याद कैसे रखोगे? एक्चुअली चिनाब जो है वो यहाँ बीच में है, लेकिन चिनाब बीच में नहीं है, एक्चुअली चिनाब सबसे लास्ट में है। तो आई और फिर जे फिर सी, यानी ये बीच में, सॉरी ये लास्ट में। ठीक। ऐसे राबी ब्यास सतलज की बात की जाए तो उसमें भी क्या हो जाएगा? राबी सबसे ऊपर है, देखो राबी सबसे ऊपर है, उसके बाद ब्यास कहाँ गया? इसमें दिखा नहीं शायद, उसके बाद सतलज मान लो। ठीक है। तो अगर ऊपर से नीचे नॉर्थ टू साउथ लगाने को आ जाए तो क्या लिखोगे? इंडस यानी कि सिंधु, फिर झेलम, फिर चिनाब, फिर राबी, फिर सतलज। तो ये भी कर लेना, ये भी एक प्रकार का सवाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ठीक। अब पीवाईक्यू में जो दिया हो उसके आजू बाजू में कुछ भी पूछेगा मजे लेने के लिए। ठीक। और इसमें और क्या बन सकता है? ये सेंट्रल इंडिया वाला थोड़ा सा, और ये जो महाराष्ट्र वाला जो है ना, वेस्टर्न घाट का सीरीज, वो थोड़ा देख देख लेना, क्योंकि वो पूछता है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हरिश्चंद्र वाली हो जाती है। ये पुणे मुंबई और मुंबई और इधर नासिक के बीच में तो थाल घाट हो जाता है शायद, फिर और नीचे उधर साउथ की तरफ भोर घाट हो जाता है। तो इस तरीके से सवाल ये बन सकता है। एक सवाल और पूछा था उसने, शायद मैंने डाला है अभी, नहीं है क्या? सेवराय हिल के बारे में शायद पूछा था उसने, जो क्वेश्चन ही गलत था एक्चुअली। तो ये सेवराय हिल यहाँ पे है। वो कह रहा था तिरुपति मंदिर कौन से हिल, ये सेवराय घाटी पे, सेवराय पहाड़ी पे कौन सा हिल है, सॉरी कौन सा तीर्थ स्थान है? तो तिरुपति को उसने आंसर माना था, जबकि तिरुपति है कहाँ पे? आंध्रा में। ठीक है। और सेवराय हिल इधर है बिल्कुल तमिलनाडु वगैरह के आसपास। ठीक है, कोरमंडल तट के आसपास। तो इसलिए वो सवाल ही गलत था। फिर भी आपको मैं फिर से आग्रह करता हूँ, अगर यूपीएससी वाले स्टूडेंट हैं तो उनको मैं हमेशा बताता हूँ कि भाई जो बायोस्फीयर रिजर्व है, जो नेशनल पार्क है, उन नेशनल पार्क में कौन सी नदी है, कौन सी पहाड़ी उनके आसपास है, कौन सा वेजिटेशन है, कौन सा फ्लोरा है, कौन सा फौना है, सब पता होना चाहिए। लेकिन यूपीपीसीएस की जो महान जनता है उसको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये जो नल्ला मल्ला हिल है कौन से स्टेट में है, जावेदी कौन से स्टेट में है, सिवराय कौन से स्टेट में है, नॉर्थ टू साउथ उनका सीरीज क्या है। तो नल्ला मल्ला है, सबसे पहले नल्ला रहता है आदमी, फिर थोड़ा सा मेहनत करता है, जवान होता है तो उसके बाद सेव खाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर से नीचे कर लेने का। ठीक है। और ये महेंद्रगिरी भारत की दक्षिणतम चोटी। ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक, ध्यान रखना। नीलगिरी पहाड़ी कौन से तट के आसपास है? तो मालाबार। ठीक है। इधर है पूर्वी घाट, इधर है पश्चिमी घाट, दोनों मिलते हैं नीलगिरी के आसपास के। चलो आगे चलते हैं। सब लिखा हुआ है, देख लेना एक बार। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी है सवाल। अगर मैं पीवाईक्यू में सर्च करूँ तो मिल जाएगा ये बिल्कुल, कि यार ये जो हिमालय का विभाजन है ना, जो डिवीजन ऑफ हिमालय है, इसमें वो कहता है कि कितने भागों में डिवाइड है। तो पहले तो पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय, असम हिमालय है। और ये कौन कौन सी नदियों के बीच स्थित है? क्योंकि भारत और नेपाल के बीच थोड़ा झगड़ा चल रहा था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काली नदी के जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो नेपाल का दूसरा है, भारत का दूसरा है। भारत कहता है कुछ जो है ये ऐसे ऐसे है, ऐसे काली बह रही है, जबकि काली कहीं मुड़ जाते तो नेपाल कह रहा है ऐसे ऐसे है काली का कुछ तो भी। तो इसकी वजह से फिर वो जो एरिया है पूरा, वो नेपाल क्लेम करता है और भारत कह रहा है कि भाई ये तो हमारा एरिया है। ठीक है ना, लिम्पाधूरा, काला पानी वगैरह तुमको पता होगा। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए तो मैंने क्या किया, इसको निमोनिक बना दिया। ब्रह्मपुत्रा को दिहांग दिबांग भी सब कहते हैं ना, उधर मिल जाती है जाके। एस एस के टी डी, तो एस एस के टी डी का मतलब है सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय है। यहाँ सिंधु है, यहाँ सतलज है, तो सिंधु और सतलज के बीच जो है वो पंजाब हिमालय है। फिर सिंधु सतलज, अब इसको छोड़ने का नहीं बेटा, सतलज और काली, एस के, तो सतलज और काली के बीच जो हिमालय है वो है कुमायूं हिमालय। फिर काली को छोड़ने का नहीं, फिर काली और तीस्ता के बीच, काली और तीस्ता के बीच जो हिमालय है उसे कहते हैं नेपाल हिमालय। फिर तीस्ता और दिहांग के बीच जो है, तीस्ता और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्रा के बीच जो है वो है असम हिमालय। फिर से कह रहा हूँ, सिंधु सतलज के बीच पंजाब हिमालय, सतलज काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय,
तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्र के बीच असम हिमालय। याद कैसे रखोगे? देखो, सिंधु और सतलज, कॉमन सेंस, बुद्धि का प्रयोग करो। सिंधु, सतलज, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, हाँ? तो वो सिंध है, लेकिन यहाँ सिंधु ध्यान रखने का, ठीक है। अपनी चालाकी के लिए, काम के लिए कुछ भी करना पड़ेगा यार। तो पंजाब सिंध नहीं, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा कर देने का उसको। तो पंजाब सिंधु, सिंपल है, सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय, खत्म। अब फिर सतलज और काली, तुमको ही पता है नेपाल के साथ हमारा झगड़ा रह रहा है, और कुमायूं वगैरह नेपाल के आसपास ही कहीं है। तो सतलज और काली के बीच नेपाल, कुमायूं हो गया, नेपाल हो गया। और फिर काली और तीस्ता के बीच नेपाल याद रखने का। पहले कुमायूं है, यानी कि भारत का उत्तराखंड का एरिया, फिर उसके बाद नेपाल है। और तीस्ता और इधर दिहांग ब्रह्मपुत्रा की तरफ क्या हो जाएगा, वही सब वेस्ट बंगाल, असम वगैरह है। तो वेस्ट बंगाल तो है नहीं कहीं, तो इसलिए असम हिमालय हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखोगे तो हो जाए। SSKTT अगर याद रहेगा तो सब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल पूछता है कि ये पंजाब जो है कौन कौन सी नदियों के बीच में है, पंजाब हिमालय। कुमाई कौन कौन सी नदियों के बीच में है, नेपाल कौन कौन सी नदियों के बीच में। इस तरीके से सवाल पूछता है, ठीक। होप यू विल एबल टू सॉल्व इट। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, माउंट राकापोसी, और ये ट्रांस हिमालय सीरीज। जारसा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत, ठीक है। अब जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी पहाड़ियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उनको थोड़ा देख लेते हैं। मिसमी पहाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग में है। मैंने इसका कुछ निमोनिक बनाया है, वो थोड़ा देख लो आप इधर। ये देखो, ये पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। निमोनिक कैसे है? ये है मेरी पहाड़ी। और ये कहेगा कैसे, पूछेगा कैसे? ये बोलेगा कि भैया ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ लगा दो। तो कैसे लगाओगे? नॉर्थ टू साउथ लगवा लेगा, या वेस्ट टू ईस्ट लगवा लेगा। तो कैसे करोगे? सबसे पहले क्या है, मिरी की पहाड़ी, तो मी। फिर है अबोर की पहाड़ी, तो ए। और फिर क्या है, मिरी, अबोर, और क्या है फिर, अबोर। और फिर उसके बाद ये फिर से मिसमी की पहाड़ी है। तो उसको याद कैसे रखना है? मैंने कह दिया मियाँ आमिर। मियाँ जरूरी नहीं पूरा लिखना हर चीज, मियाँ आमिर। तो एक मियाँ आमिर है जो उधर रहते हैं, तो मीर है, अबोर है, और ये मिसमी की पहाड़ी। तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे याद रख लेने का। डाफला है, ठीक है, फिर मिकिर है, और फिर उसके बाद में नीचे कोहिमा वगैरह है। मुझे पता है कि आप भूल जाओगे, तो खाली मियाँ आमिर याद रख लेने का। मेरी, अबोर और मिसमी, मेरी, अबोर, मिसमी। कम से कम इधर से क्वेश्चन आएगा तो तुम कर लोगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो कैसे याद रखोगे? गारो, खासी, जयंतिया पहले ही बता दिया। गारो तब खासी तब जयंतिया, इधर कवर हो गया, इधर इतना ये कवर हो गया। अब बचा क्या? बचा कुछ नहीं, सिर्फ बचा इधर थोड़ा सा। क्या? मणिपुर है, फिर इधर मिजोरम है, और इधर त्रिपुरा है। तो कैसे याद रखोगे तुम? असम कहाँ पे है? असम तो सबको घेर के रखा होगा उसने, ठीक है। तो असम हर तरफ है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे AMTM हम याद रखते थे ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो उसमें असम, मेघालय की जगह मणिपुर याद रखने का। तो असम हो जाएगा मणिपुर, मेघालय की जगह मणिपुर, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। AMTM किसके लिए याद रखते थे? 6 शेड्यूल में जो स्टेट है उनके लिए, ठीक है। तो इस तरह से तुम याद रख सकते हो, ऊपर नीचे उनको भी, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ऐसे तो फिर ध्यान रहेगा तुमको, ठीक। यहाँ पे देखो, ये K2 है सेकंड नंबर पे दुनिया में, और बाद में कंचनजंगा। तो भारत के जो पास कब्जे में है वो कंचनजंगा है। अगर भारत का पूछे तो फिर K2 हो जाएगा, लेकिन भारतीय कब्जे में है वो कंचनजंगा हो जाएगा। सिक्किम में एक्चुअली। ये देख लेना, अरावली वगैरह। हाँ, अभी सेंट्रल जो इंडिया है उसकी कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ सीरीज है, उनको देख लो। सवाल पूछता है, ये पूछता है। अरावली सबसे ऊपर कर लो, क्योंकि नॉर्थ से आ रही है, राजस्थान, गुजरात वगैरह से, तो निश्चित तौर पर अरावली सबसे ऊपर होगा। उसके बाद सतमाला है, सॉरी सतमाला नीचे है। उसके बाद विंध्य है, फिर सतमाला है, फिर सतपुड़ा है, फिर यहाँ बालाघाट है, फिर यहाँ हरिश्चंद्र है। अगर इसको याद रखना हो, थोड़ा सा बदमाशी, तो जो ज़्यादा सत्य हरिश्चंद्र होता है वो जीवन में सबसे नीचे जाता है। क्यों? ऐसे ही जरूरी नहीं कि सत्य बोलने वाला नीचे ही जाए, पर ऐसे याद रखो कि हरिश्चंद्र को देखो क्या क्या नहीं करना पड़ा था। बहुत दुखी जीवन होता है उनका, सबसे डाउनफॉल आता है। तो जो सबसे ज़्यादा हरिश्चंद्र है वो सबसे नीचे रहता है। तो सिंपल सी बात है, हरिश्चंद्र जो पहाड़ी है
उसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कलसूबाई है, मैं गया हूँ, महाराष्ट्र में है। तो ध्यान रखने का कि हरिश्चंद्र पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। और कैसे याद रखोगे कि हरिश्चंद्र की वाइफ भी थी, जिससे उन्होंने टैक्स लिया था अपनी बेटी की मौत पर, तो वो बाई थी, उनकी वाइफ थी, महाराष्ट्र में बाई बोलते हैं, तो कलसूबाई हो गया। हरिश्चंद्र बनते थे सबसे नीचा, उनको सबसे दुखी जीवन जीना पड़ा, तो हरिश्चंद्र सबसे नीचे हो गया। सबसे ऊपर क्या है, अरावली, ठीक है ना। और उसके बाद बिंद है, फिर सतमाला है, सतपुड़ा है, फिर बालाघाट है, ठीक है। ये बालाघाट कहाँ पे है, ये भोपाल इटारसी के बीच का हिस्सा है, ठीक है ना। जब आप ट्रेन वगैरह से कभी आते होगे तो आपको दिखता होगा। हरिश्चंद्र कहाँ है, तो ये फिर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में आपको पड़ेगा, ठीक। महाबलेश्वर में गया हूँ, वहाँ की एक होती है स्ट्रॉबेरी, उसको जीआई टैग भी मिला है। और 10-10 रुपये में पत्तों में ताजे ताजे स्ट्रॉबेरी बिना धुले भी खा सकते हो। और वहीं पर फिर बहुत अच्छे मेलन वगैरह का वो भी है, फूड प्रोसेसिंग वगैरह भी, जिनके जैम बनते हैं, जेलीज बनती हैं, टॉफ़ीज बनते हैं, शरबत बनते हैं, बहुत बहुत अच्छे एरियाज है। तो ये पूरा घुमा हुआ है, बहुत खूबसूरत जगह है। कभी जॉब वगैरह हो जाए फिर उसके बाद उठाओ, या कोई साथ देने वाली हो तो आ जाओ, कभी मैं होस्ट कर लूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और फिर इधर मैकाल है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या बचा, हाँ, ये साउथ वाला 2-3 पहाड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो शेषाचलम की पहाड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना शेषाचलम में क्या है, मुझे समय नहीं मिला, नहीं तो मैं इमेज लगा देता है यहाँ पे, क्या क्या है वहाँ पे, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह है, कौन कौन सा स्टेट है, तो एक बार देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। पालकुंडा की हिल बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा बदून की पहाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद ये सारी पहाड़ियाँ सीरीज से, दोदा बेटा, नीलगिरी की चोटी है, अनाईमुड़ी, जिसकी आपको पता है ऊंचाई कितनी है, 2695 सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलई की पहाड़ी है, पालनी की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी सबसे सदर्न मोस्ट पहाड़ी है, तो ध्यान रखना इसका, कार्डमम की पहाड़ी इसको बोलते हैं। ऐसे नन्ना मलाई है, जावेदी है, सेवराय है, पंचमलाई है। तो NJSP, ठीक है ना, NJSP याद रख लेने का, ऐसे कुछ भी याद रख लेने का, ठीक है। लास्ट में तो मेरा नाम ही है, तो ये ऐसे याद रख लेना। और उन्हीं के बारे में लिखा है, एक बार देख लेना, मैंने मार्क किया हुआ है, मिल गया तो ये मैंने ही मार्क किया जो इंपॉर्टेंट था, तो जो हाईलाइटेड वर्जन है वहीं देख लेने का, एग्जाम के हिसाब से ही मार्क किया हुआ है। मैकाल श्रेणी है, तो मैकाल श्रेणी से क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है मैकाल श्रेणी की, जहाँ से नर्मदा, सोन, बेनगंगा नदियाँ निकलती हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी बेनगंगा, पेनगंगा इन सब पे मैच करने के लिए सवाल आ चुका है यूपीएससी में, 100% मुझे याद है आया है 2022 या 21 में, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। तो नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, तो इसी मैकाल श्रेणी से निकलती हैं, ठीक है ना। कान्हा नेशनल पार्क इसी मैकाल श्रेणी में ही, ठीक है, मध्य प्रदेश। मांडो, वैसे भी आपको पता है, मांडा, है ना, मांडो, एक खतरनाक खतरनाक नाम, गुजरात, फाफड़ा, खाफड़ा, टाफड़ा, पता नहीं क्या क्या गुजरात में ही होता है, ठीक है। तो मांडो की पहाड़ी गुजरात में ही है, ऐसे नॉमेनक्लेचर से कर लोगे तो। ऐसे गिरनार है ना, तो गिरनार तो पता ही है यार, गिरनार का वो भी है, बहुत अच्छा डिटॉक्स आता है कहवा पीने वाला, तो भी अच्छा है। तो गिरनार की जानती ही हो, जूनागढ़ वगैरह स्तंभ मिला है, तो बब्बर शेर वगैरह पाए जाते हैं यहाँ पे। ये मंजरा नदी कहाँ से, कौन से वाले में है, बिंद श्रेणी में, बिंद श्रेणी में नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, बालाघाट श्रेणी में। और यहाँ पे ऊपर नीचे सब लगा करके दिया है, एक बार देख लेना, ज़्यादा मत देखना, जो हाईलाइटेड है वहीं खाली देखना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने PYQ से मैच करके रखा होगा, इतना समय नहीं होता है कि सब कुछ रटा जा सके। ये महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, क्योंकि इस पर सवाल बनता ही रहा है अब तक। क्या महत्वपूर्ण है, देखो, काठियावाड़ जो तट है कहाँ पे, तो काठियावाड़ तट निश्चित तौर पर ये गुजरात में होगा, तो कॉमन सेंस है। मांडो की पहाड़ी है, गिरी की पहाड़ी है, कच्छ पहाड़ी, इसे पहचानने के लिए आएगा कहाँ पे, मांडो की पहाड़ी कहाँ पे, तो गुजरात में है, दिमाग नहीं लगाने का। कोंकण तट कहाँ पे, तो कोंकण तट कहाँ पे है बताओ, ये जो महाराष्ट्र का हिस्सा है, गोवा का हिस्सा है, वो कोंकण तट कहलाता है। मैं गया हूँ, ये साउथ महाराष्ट्र का हिस्सा है। गुजरात वगैरह की तरफ जाते हैं, कोंकण रेलवे, जिसको कि क्या नाम उनका, जो दिल्ली मेट्रो को जिन्होंने चलाया था, भूमिका निभाई थी, उन्होंने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया था। 300 किलोमीटर में दर्जनों पुल हैं, श्रीधर। हाँ, तो उन्हीं का ये पेट प्रोजेक्ट था। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, बहुत बहुत शानदार है, ये भी टूर करने लायक बहुत अच्छा है, आत्मा खुश हो जाएगी। ऐसे फिर मालाबार है, ठीक है। तो मालाबार तट पे अगर पूछ ले कि नीलगिरी, अगस्तमलाई, कार्डमम की पहाड़ियाँ कौन सी तट पे है, तो मालाबार पे है, वैसे भी गेस मार के इस पे कर सकते हो तुम। ऐसे कोरोमंडल है, तो कोरोमंडल कहाँ पे है, सेवराय हिल है, पंचमलाई है, जावेदी है, ये सब है, ठीक है।
या अगर कॉमन सेंस तुमको लगाना है तो ये एक सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ इसमें। वो सवाल ऐसे बनता है, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, कि कहाँ से कहाँ के बीच में कौन सा कौन तट होता है। तो ये उत्कल तट है, तो वैसे भी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। तो वो जो उत्कल है ना वो उड़ीसा के लिए, वो उत्कल किसके लिए है? उड़ीसा के लिए। तो उत्कल तट कहाँ पे है? महेंद्रगिरी, मलयगिरी, ये सब तो वैसे भी एक मेरे परिचित हैं, सुशोभित सक्तावत, अब तो मैं फेसबुक पे हूँ नहीं, 2020 में मैंने छोड़ दिया था, अभी वो लिखते होंगे शायद। उन्होंने मलयगिरी की प्रीत नाम की किताब लिखी है, हाँ जिंदगी में भी काम करते हैं, अच्छा लिखते हैं वो। तो ये उत्कल तट जो है वो कहाँ पे है? इस तरफ है, उड़ीसा की तरफ है। उत्तरी सरकार तट भी थे इसी तरफ है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट के बीच में कौन सा तट आता है। इस तरीके से क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। तो ये मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, बाद में ये मत बोलना कि बताया नहीं। ठीक है, अब पढ़ना आपका काम है, मैं एक एक शब्द पढ़ा के बैठूंगा नहीं। ध्यान रखना कि कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट के बीच में कौन सा तट है। ये अगर ध्यान रहा तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक। और फिर वेस्टर्न घाट में भी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कर्नाटका की कौन सी है, केरला की कौन सी है, तमिलनाडु की कौन सी है, गोवा की कौन सी है। फिर यहाँ पर कौन कौन फेमस नदियाँ बहती हैं, जैसे कि गोदावरी है, महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से आपको पता है। जैसे कि महाबलेश्वर से कावेरी निकलती है शायद ना, कृष्णा है कावेरी, महाबलेश्वर से क्या निकलती है यहाँ से? कृष्णा, कृष्णा कृष्णा निकलती है, ओके। कृष्णा है हाँ, फिर दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, ये सब थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियों का क्रम बता रहा है। तो सबसे पहले अजंता है, फिर ग्वालीगढ़ है, फिर महादेव है, फिर मैकाल है। एक बार मैप में देखना और इसको रिलेट करना तो कर लोगे। सतमाला है, बालाघाट है, हरिश्चंद्र, इस तरीके से महाबलेश्वर है, नीलगिरी है। ऐसे ही दक्षिण भारत के पूर्वी घाट के पर्वतों का क्रम है, ये देख लेना और मैप में उसको कोरिलेट कर लेना, ठीक है। फिर मध्य भारत की श्रेणियां कैसे, अरावली है, बिंध्य है, सतपुड़ा है ना, आपको पता है बिंध्य ऊपर है, सतपुड़ा नीचे है, और इसी के बीच में बह रही है नर्मदा। ठीक, पर्वतों के लिए इतना ही था।